नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, सीटेट एग्जाम 2021 लगातार चल रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपका इस चैप्टर पर आधारित है जिसका नाम है सतत और व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो चल रहे सीटेट पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधे इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, परिवार के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है कि ये परिवार के लिए बेस्ट है। सबसे पहला ऑप्शन कहा गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र दोनों का मूल्यांकन हम इसके द्वारा कर सकते हैं, अर्थात आपका ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। थर्ड में कहा गया है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, दोनों क्षेत्रों का होता है, चाहे वो सतत हो या फिर व्यापक हो, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। पहले ऑप्शन में कहा गया है खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरे ऑप्शन में कहा गया है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, तीसरे में कहा गया है सामूहिक कार्य मूल्यांकन और चौथे में कहा गया है इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना, या फिर अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना, या फिर थर्ड ऑप्शन ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, या फिर फोर्थ ऑप्शन अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य होता है कि हम समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा सीखा है उसका पता लगाया जाए ताकि वो आगे और अच्छे से सीख सके। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। निर्माण मतलब आप जानते हैं बनाना। इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारित योजना बनाना। सेकंड में कहा गया है, विद्यार्थी की समझ का पता लगाना। थर्ड में कहा गया है, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, या फिर चौथे ऑप्शन में ग्रेड्स प्रदान करना। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसका मतलब होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक योजना बनाना ताकि बच्चा आगे सीख सके और उसकी प्रगति को हम नोट डाउन कर सके कि बच्चा कितना सीख रहा है और कितना सीखना बाकी है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो व्यापक एवं मूल्यांकन का भाग ना हो, यानी कि बाकी के 3 ऑप्शन इसी के भाग होंगे। संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक, एनकाउंडल रिकॉर्ड। तो हम आपको बता दें, संचित अभिलेख को छोड़कर बाकी के तीनों ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के भाग हो सकते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि संचित अभिलेख इसका भाग नहीं हो सकता है। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का बहिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन, या फिर अभिभावकों का समावेशन। तो पोर्टफोलियो होती है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए आपका ए या सी में से ऑप्शन होगा। लेकिन पोर्टफोलियो में बच्चों का बहिष्करण नहीं करते हैं, उनका समावेशन करते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहा गया है, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या फिर वृतांत रिकॉर्ड की विशेषताएं क्या होती हैं। यह घटनाओं का सही वर्णन है। बी ऑप्शन में कहा गया है, यह बच्ची के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतरक्रियाओं को वर्णित करता है। सी ऑप्शन में कहा गया है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका होगा, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक केंद्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा निम्नलिखित घटना या फिर वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्योंकि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक केंद्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। आपका डी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, आकलन की कौशल की प्रतिमान्वित करना,
सेकंड में कहा गया है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। सी में कहा गया है किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना। या फिर डी ऑप्शन आपका होगा प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। इसका राइट आंसर क्या लगता है आपको? हम आपको बता दें आकलन की कौशल को प्रतिमान्वित करना, क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को भी लेना चाहिए, यह भी व्यापक मूल्यांकन है। और प्रश्नोत्तरी पूछना यह भी आपका बच्चों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन है। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उल्लेख आईटीआई की किस धारा में किया गया है? आपको बताना है धारा नंबर 3, 4, 28 या फिर 29। तो हम आपको बता दें जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसका उल्लेख आईटीआई की धारा नंबर 29 जिसे आप 29 भी कहते हैं इसमें किया गया है। अर्थात आपका डी ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और समान ईटिंग दोनों तत्व शामिल होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यानी कि आपको बताना है जो ये कथन लिखा हुआ है ये किस मनोवैज्ञानिक का है? सैडलर, विलियम, मोफत या फिर एडम्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि सैडलर जी ने ही बताया था कि रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और समान ईटिंग दोनों तत्व शामिल होते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया है जब कोई बच्चा अपनी असफलताओं का कारण ढूंढता है तो निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन का सहारा लेता है? यानी कि कोई छोटा बच्चा होगा, क्योंकि यह प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता दें जब कोई बच्चा अपनी असफलताओं का कारण ढूंढता है कि वो जानना चाहता है कि मैं क्यों असफल हुआ या मैं क्यों फेल हुआ, तो इस मूल्यांकन को क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन, भावात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या फिर निदानात्मक मूल्यांकन? तो ये है निदानात्मक मूल्यांकन। इसे इंग्लिश में रेमेडियल भी कहते हैं। अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? किसका प्रयोग करना? गृह कार्य का, योगात्मक कार्य का, पोर्टफोलियो का या फिर अवधि परीक्षाओं का? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप देखते ही जान गए होंगे कि इसका पोर्टफोलियो राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर आपको छोटे बच्चे का टेस्ट लेना है या फिर उसका आकलन करना है तो बेस्ट से भी बेस्ट तरीका है आपका पोर्टफोलियो। अर्थात सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सबसे इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है सतत और जो व्यापक मूल्यांकन करते हैं ये क्यों आवश्यक है? पहले ऑप्शन में कहा गया है शिक्षार्थियों ने कितना सही सीखा है जानने के लिए। बी ऑप्शन में शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन में निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। या फिर डी ऑप्शन परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो हम आपको बता दें ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और वो किसी भी परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपका सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि उन्हीं छात्रों को वह परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक डैश 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 आकलन है। कैसा आकलन है? वैध, अवैध, विश्वसनीय या फिर अविश्वसनीय? तो यदि उन्हीं छात्रों को वह परिणाम लगातार प्राप्त होता है इसका मतलब होता है कि वह विश्वसनीय आकलन है। अर्थात 14 का सी नंबर आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डैश की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। किसकी उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अधिगम या फिर मूल्यांकन? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। अधिगम की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण होता है। अर्थात 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको ढूंढना है वो कथन जो गलत हो ना कि सही। अर्थात आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यह स्कूल आधारित मूल्यांकन है। सेकंड में कहा गया है इसमें छात्रों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। सी में कहा गया है नैदानिक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है। या फिर फोर्थ इसके लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो हम आपको बता दें इसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन गलत है। नैदानिक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन सतत और मूल्यांकन पर ही बेस्ड होते हैं। अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन।
सीखने की एक से अधिक पक्षों का आकलन बी में कहा गया है। आकलन के विचारों का अभित्मीकरण सी में कहा गया है। मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या फिर डी में कहा गया है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है वो है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, क्योंकि मानव की प्रकृति अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए यही इसका तार्किक आधार है, अर्थात आपका सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम इस मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है रूपात्मक आकलन हो सकता है पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, पूर्व या पश्च दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जो रूपात्मक होता है वो पूर्व भी होता है और पश्च भी होता है, इसलिए आपका 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पूर्व और पश्च परीक्षण दोनों। दोस्तों ये थे टॉप 18 क्वेश्चन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन नामक चैप्टर पर बेस्ड थे। जितने भी क्वेश्चन आज तक सतत और व्यापक मूल्यांकन से आए थे या इंपॉर्टेंट थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और बताइए हमको कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, आप जरूर कमेंट करिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मॉक टेस्ट लगातार प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी न्यूज या मॉक टेस्ट सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।